नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं असहयोग आंदोलन, साथ ही साथ स्वराज पार्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो ये जो PDF है ये NCERT का सार संग्रह PDF है, जहाँ से हम प्रतिदिन रिवीजन करते हैं। तो ये PDF जो है आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी पेपर होते हैं उन सभी में क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT ही बेस होता है। तो ये तो NCERT सार संग्रह की ही बुक है, तो इसमें से क्या है NCERT के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो आप चाहे जो भी पेपर देने वाले हों उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इन वीडियोज़ की मदद से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट लाया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। क्रांतिकारियों को दमन करने के उद्देश्य से क्या है रोलेट एक्ट लाया जाता है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित होता है जिसका नाम रखा गया रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के बारे में ये संपूर्ण जानकारी है कि क्या होता है इसमें। वर्ष 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग समिति गठित होती है जिसमें क्या है क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया। और इसी रोलेट एक्ट में क्या है जो समाचार पत्र थे उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है, उनको प्रतिबंधित किया जाता है। इसीलिए और इसमें क्या है मेन रूप से क्रांतिकारियों का दमन करना था। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब रोलेट एक्ट पारित होता है उस समय भारत का वायसराय जो है वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1919 के टाइम पर भारत का वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट आते हैं कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना गया। तो वो रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट में क्या था कि बिना किसी पर मुकदमा चलाए ही उसे अरेस्ट करके जेल में डालने की कानून बनाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का, रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो वो थे एक किसान नेता जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने यह कहा था कि रोलेट एक्ट के विरोध में लगान नहीं देना चाहिए। अगला आता है कि द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में रोलेट एक्ट, जिसका जो प्रमुख नाम था वो नाम था द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। अगला था जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो जलियांवाला नरसंहार से पहले की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट पारित होने के बाद ही क्या होता है कि दो क्रांतिकारी नेता होते हैं पंजाब के, जिनको क्या है सत्यपाल किचलू करके दो लीडर होते हैं। और इनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो कुछ लोग वहाँ क्या करते हैं जलियांवाला बाग में सम्मिलित होते हैं और वहाँ इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी क्या है जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट आता है और उसने गोली चलवा दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 के दिन, 13 अप्रैल 1919 के दिन को क्या है पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि आगे निकल गए। नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रोलेट एक्ट
रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई और 1000 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसी घटना का नाम दिया गया क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि जब रोलेट एक्ट पारित होता है तो पंजाब में दो लोकप्रिय नेता, जिनका नाम था एक किचलू और एक थे सत्यपाल, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद क्या है, एक सभा आयोजित होती है, जिसमें क्या है, सभा जब चल रही होती है तो उसी समय वहाँ का एक लेफ्टिनेंट था जिनका नाम था जनरल डायर, वो जाता है और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा देता है। नेक्स्ट आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस कर दी? तो नाइट की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं कि अपनी नाइट की उपाधि को वापस कर देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है दो लोग, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि लौटा देते हैं नाइट की उपाधि, और जो के शंकर नायर होते हैं, के शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। तो दोनों लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर भी और के शंकर नायर ने। के शंकर नायर ने क्या किया था, इन्होंने कार्यकारी परिषद से सदस्यता त्याग दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा कौन सी कमेटी गठित की गई? तो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने क्या है, जबकि जो कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था तहकीके समिति, ऐसा करके नाम था। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच ब्रिटिश सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई, उसका नाम हंटर आयोग रखा गया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मारा था? तो जनरल डायर को लंदन पे जाकर मारते हैं कौन? उधम सिंह। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति के एक अन्य सदस्यों में जो है मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर। तो कांग्रेस के द्वारा भी एक तहकीकी कमेटी गठित की जाती है जिसमें क्या है, जलियांवाला बाग के हत्याकांडों की जो कांड हुआ था उसकी जाँच के लिए, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना है कि जो कांग्रेस के द्वारा समिति गठित की गई थी जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उसके अध्यक्ष थे। और सदस्यों में कौन थे? सदस्यों के नाम भी हो सके तो याद रखिए, मोतीलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और अंतिम है MR जयकर। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं के बारे में देख लेते हैं कि 1885 ईस्वी का जो समय है, 1885 के ईस्वी के समय में क्या हुआ है, यहाँ हुई थी कांग्रेस की स्थापना। 1905 में जो घटना हुई थी तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। तो 1905 में क्या है, बंगाल विभाजन होता है और स्वदेशी आंदोलन इसी दौरान होता है। 1906 ईस्वी में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1909 ईस्वी की जो प्रमुख घटना है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट, अर्थात इसी समय 1909 में क्या है, पार्लियामेंटो सुधार आता है जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। 1909 की एक और घटना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होता है जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। ये सब प्रमुख घटनाएं थी और घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। 1929 में एक प्रमुख घटना जो है वो है कांग्रेस द्वारा स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया जाता है। तो 1929 में क्या होता है, लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी के द्वारा की जाती है और जिसमें क्या है, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया जाता है। 1935 ईस्वी का जो समय है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार तथा निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की जाती है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या है, पहली बार पाकिस्तान के मांग की जाती है।
1942 में होती है जो घटना, वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने के लिए जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्या है, कुछ समझौतों को तय करने के लिए इसमें प्रावधान होते हैं। और 1942 में ही क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ होता है। 1946 ये इम्पोर्टेंट है, इस दौरान क्या है, कैबिनेट मिशन योजना आती है और भारतीय संविधान के निर्माण का प्रावधान किया जाता है। 1947 में क्या है, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, भारत का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान की भी स्वतंत्रता इसी में मिल जाती है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो जलियांवाला बाग से संबंधित थी को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। तो जो हंटर कमेटी गठित की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे गांधी जी ने क्या कहा था कि निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। अब आते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। तो जब रॉलेट एक्ट के बाद की जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख घटना होती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ ही दिन बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन से ही पे क्या है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक क्रमिक घटना है, इसे हम क्रम से ही पूरा करते जा रहे हैं। भारत में चलाई गई खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन जो भारत में चला गया, तो इसका प्रमुख कारण था कि तुर्की में जो खलीफा का पद था उसे इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिससे क्या है, भारतीय मुसलमान जो थे वो इससे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जब वर्ष 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख लीडर कौन हैं? तो खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख लीडर हैं, वो हैं अली बंधु, जिनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया जाता है? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1920 में। 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं CR दास, और उन्होंने ही क्या है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो CR दास जो थे, चित्तरंजन दास, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है असहयोग आंदोलन के समय पर। अब आते हैं नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर ए हिंद, जो कि उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, गांधी जी को कैसर ए हिंद, उसकी उपाधि को क्या है, त्याग दी थी। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या है, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अब अगला प्रश्न है कि वर्ष 1921 से 1922 की असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम कि हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुआ, काफ़ी वृद्धि हुई, और सबसे ज़्यादा मुस्लिमों में जो घनिष्ठता हिंदू मुस्लिम के बीच देखी गई वो इसी आंदोलन के दौरान देखी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा है? तो फर्स्ट मास मूवमेंट जो है गांधी जी का, वो कौन सा है? वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का गांधी जी को द्वारा आह्वान किया गया था, जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि यह क्या है, एक निष्ठुर बर्बादी है।
चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी की घटना होती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो क्या होता है कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, एक हिंसक रूप धारण कर लेता है। और 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ क्रांतिकारी क्या करते हैं कि एक थाने में पहुंचकर उस थाने को में पुलिस कर्मियों को जला देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण क्या है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो गई, जिसके कारण फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। चौरा चौरी की घटना किस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो जब चौरा चौरी की घटना हुई उस समय महात्मा गांधी थे बारदौली, कहाँ, गुजरात में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त होता है? तो 1920 5 फरवरी के बाद जैसे ही घटना होती है, इसके बाद 12 फरवरी में बारदौली में ही एक बैठक बुलाई जाती है गांधी जी के द्वारा, और वहीं से फिर क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने क्या करती थी, वकालत छोड़ दी थी। अब आते हैं स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उनमें 2 लोग हैं, एक है CR दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। CR दास इसके प्रथम अध्यक्ष बने, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, प्रथम महासचिव थे। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? तो सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं CR दास, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के ने पद से त्याग पत्र दिया था। तो स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए थे कौन? CR दास, क्योंकि उनको स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनना था। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास जी का CR दास का ही एक जो उपनाम है वो क्या है, देश बंधु है। स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो जब असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ होकर 1922 में समाप्त होता है और इसमें कोई विशेष परिणाम नहीं प्राप्त होते, तब स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जब 1924 में महात्मा गांधी और CR दास के मध्य और मोतीलाल नेहरू के मध्य क्या है, समझौता होता है। समझौता सिर्फ इसी के लिए हुआ था कि स्वराज पार्टी का गठन किया जाए और विधानमंडलों में प्रवेश किया जाए कि ना किया जाए। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। तो जब ये स्वराज पार्टी का गठन होता है, चुनावों में भाग लेते हैं, तो उनके जो एक प्रमुख लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, तो उन्हें 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करवाने में सफल होते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, वो वर्ष 1929 में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? तो नेहरू रिपोर्ट जो ये 1927 में उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, तो ये इसको जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें क्या है ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई थी, जिसको जो है नकार दिया जाता है कांग्रेस समिति के द्वारा। 7 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया।
तो दोस्तों आज यहाँ तक के टॉपिक कर लिए हैं, कल से हम करेंगे साइमन कमीशन को। आज अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आज की क्लास अब यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट रही होगी। तो आप ऐसे ही लगातार क्लास में बने रहें और रिवीजन लगातार करते रहें। तो थैंक यू।